आइए दोस्तों, एक और नई सामाजिक कहानी सुनते हैं। सामाजिक कहानियों की श्रृंखला में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बड़ी मार्मिक कहानी, जिसका शीर्षक है दूर हुआ ग्रहण। जी हाँ, दूर हुआ ग्रहण। और हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इसके बेल आइकन को दबाकर आप अपने को स्वीकार करेंगे कि हमेशा नए वीडियो सबसे पहले आपके पास में पहुंचे। हाँ तो दोस्तों, सुनते हैं कहानी। मंजुल मंदिर का नया चमचमाता साइन बोर्ड स्कूल के सामने वाली दुकान पर सुशोभित हो रहा था। नीली पृष्ठभूमि पर पीले और कत्थई रंग से लिखे इस नाम से मानो कला और सुंदरता की किरणें निकली पड़ रही हों। पिछले महीने ही उस दुकान की जगह पड़े हुए खंडहर की सफाई हुई थी। एक ट्रक में क्रेन मशीन आई थी। स्कूल के बच्चों के लिए तो यह बिना पैसों का तमाशा था। और कक्षा में से भी उचक उचक कर बाहर देखते रहते कि क्रेन कैसे मलबा उठा रही है, क्या क्या हो रहा है बाहर। सड़क की तरफ खिड़कियों के पास बैठने में बच्चों की खूब होड़ा होड़ी रहती। स्कूल सामने ही जो था ना, बच्चों की उत्सुकता और कौतूहल उनकी चंचल आंखों से छलकता रहता था। क्रेन के द्वारा सारे मलबे को उठाकर ट्रक में डाला गया और फिर ट्रक के पीछे बंधी ट्रॉली में भी डाला जाता और उन मजदूरों से कार्य कराती हुई, उनको इंस्ट्रक्शंस देती हुई चंदा इधर से उधर घूमती तो उसकी बगल में पकड़ी हुई बैसाखी ठक ठक करके बजती। स्कूल के बच्चों को तो चंदा बुआ की शक्ल से ही एलर्जी थी। वो उसको देखते ही डरकर भाग छूटते। लोग कहते थे कि चंदा ने उस खंडहर जैसी जगह को खरीद लिया है। हाँ, पूरे 5 लाख रुपए दिए हैं। आपस में तरह तरह की अटकलें लगाते लोग, और लोगों की बातचीत का विषय पिछले दिनों से यही बन गया था। जहाँ 2-4 लोग इकट्ठे होते, बस उसी मंजुल मंदिर की बात चलने लग जाती लोगों के बीच में। कुछ भी कहो यार, चंदा है तो बड़ी जीवट वाली। हाँ, होशियार भी तो है। कैसी मौके की जगह ली है, बाजार के बीचों बीच और इंटर स्कूल के ठीक सामने। और ऐसी ही बातचीत की टिप्पणियों के बीच एक कड़ी और जुड़ जाती। सब कुछ है, ठीक है, मगर थोबड़ा देखा है उसका? रात में अगर अचानक सामने पड़ जाए ना, तो चीख मार कर भागने लगो लला। और उसके बाद सब जोर से हंसते, सब ने ठहाका गूंजता। चंदा बुआ इस शहर की नहीं है, फिर भी हर छोटे बड़े सभी की बुआ है वो, क्योंकि भाभी, काकी आदि के संबोधन उस पर उतने सही नहीं बैठते जितने की बुआ का संबोधन। जब से चंदा इस मोहल्ले में आई है, तभी से सबके खाली समय को बिताने का एक सहारा बन गई है। उसका डरावना चेहरा, गरजदार आवाज अच्छे अच्छे रुस्तमों को दहला देने के लिए काफी है। और उसके साथ ही उसका रिजर्व नेचर, हाँ, वो भी एक विशेष कारण था जिससे वो सभी के लिए जिज्ञासा का और डर का एक पर्याय बन गई थी। 5 लाख में उसने जगह खरीदी और सफाई कराई, दुकान बनवाई, रंग रोगन कराया, बढ़िया तरीके से सजाया दुकान को, फर्नीचर, अच्छे अच्छे फर्नीचर लाई, उसमें भी 2-4 लाख लगा दिए। यानी आसामी तो मोटी है भाई। और उसके बारे में लोग तरह तरह के अनुमान लगाते, मगर सच्चाई कोई भी नहीं जानता था। और कोई जाने भी तो कैसे, क्योंकि चंदा का राजदार, चंदा का हमजोली कोई भी तो नहीं था। बस
नपी-तुली बातचीत करती और सामने वाले को मौका ही नहीं देती कि वो उससे कुछ उसके जीवन के विषय में उसकी व्यक्तिगत बातें पूछे। ऐसा एकाकी जीवन क्यों जी रही थी चंदा? ये प्रश्न खूब खोपड़ियों का मंथन कराता। लोग सोचते रहते, क्यों भाई क्यों? मगर इस प्रश्न का उत्तर किसी को नहीं मिलता। और चंदा ने अपने आप को चंदा बुआ कहलाना शुरू कर दिया। हाँ, ये भी तो उसके चिंतनशील दिमाग की उपज थी। छोटों की बुआ और बड़ों की बहन। हाँ, बड़ी उम्र वाली औरतों की बेटी तो नवयौवनाओं की ननदबाई। कहीं से भी जरा सी भी घुसपैठ की संभावना नहीं। चंदा ने चारों ओर से खुद को मानो एक मजबूत कवच में बंद कर लिया था। लोग उसके बारे में बातें करते पर उसके सामने पड़ते ही खामोश हो जाते। ऐसा डर, ऐसा उनका रौब, चंदा का रौब सब लोगों के ऊपर। और बच्चों की तो पूछो मत। बच्चे शुरू में तो उससे बहुत डरते, लेकिन धीरे धीरे उसके मधुर व्यवहार से इतने हिल मिल गए उससे। दिन भर दुकान पर बैठती थी और रात गए दुकान बंद करके उसी में सो जाती थी। कब खाना बनाती, कब खाती, ये किसी को भी मालूम नहीं था। उसकी दुकान में बच्चों के काम आने वाली चीज़ों के अलावा विसायती का सामान भी मिलता था। हर चीज़ वाजिब दाम पर, एक दाम पर और बढ़िया मिलती थी। मोल भाव करने का कोई काम नहीं। एक दाम लिखकर तख्ती लगा रखी थी सामने। छोटा बच्चा भी जाए तो चीज़ सस्ती और अच्छी मिले। न हेरा फेरी न मातापच्ची। माल खरीदने वाले भी खुश और दुकानदार भी संतुष्ट। बड़ा तसल्ली बख्श काम था उसके यहाँ। थोड़े ही दिनों में मंजुल मंदिर नाम की वो दुकान लोगों के लिए विश्वसनीयता भरा नाम बन गई। चंदा बुआ सभी के लिए सम्मान की पात्र बन गई। घर की औरतों को तो उससे हमदर्दी होने लगी, मानो वह उनके ही परिवार की सदस्य हो। और बच्चों ने तो ना जाने कब चंदा बुआ को केवल बुआ कहना शुरू कर दिया था। इतने पर भी उसकी प्राइवेट निजी जिंदगी का रहस्य कोई नहीं जानता था। उसकी व्यक्तिगत जिंदगी तो रहस्य का पिटारा ही बनी हुई थी। कौन है, कहाँ की है, इतनी रहस्य में क्यों है, किससे बात क्यों नहीं करती है और उसके बारे में कोई क्यों नहीं जान पाता, ये बहुत सारे सवाल कई बार उमड़ घुमड़ कर उठते थे और बादलों की तरह माहौल में छा जाते थे। और चंदा जैसे ही सामने जाती तो उसके ठंडे शालीन व्यवहार मानो हवा बनकर और वो सारे बादल की तरह हो जाते। हमेशा की तरह उस रविवार को भी चंदा दुकान बंद करके बस स्टैंड की तरफ चली। उसकी बड़ी सलीके से बंधी हुई साड़ी गोलाकार में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि साड़ी के नीचे पैर तो थे नहीं। आजू बाजू दो बैसाखियां चल रही थी बस। हाथ में एक बड़ा सा थैला जो उसने फोल्ड करके तय करके पकड़ा हुआ था। राजी उसके पीछे लग गई। आज वो निश्चय करके चली थी कि जरूर चंदा का कुछ अता पता लगाएगी और उसका पीछा करती हुई बढ़ती रही। राजी भी एक बस में चंदा चढ़ी और राजी भी उसी में जा बैठी। उसके सामने वाली सीट पर बैठी और चोर नजरों से उसकी निगरानी करती रही। 2 घंटे की यात्रा के बाद बस रुकी। सभी यात्री उतरे और उनके पीछे पीछे चंदा भी उतरी और राजी सबसे लास्ट में चंदा के भी पीछे उतर गई। और 10-15 मिनट तक तो चंदा फुटपाथ पर चलती रही। उसकी बैसाखियां ठक ठक करती रहीं और फिर
चंदा एक खुले मैदान में पहुंची। वहां रॉयल सर्कस का एक बड़ा सा पोस्टर लगा था। बड़े बड़े तंबू तने थे। राजी एक बार तो बड़ी दुविधा में पड़ गई। सोचने लगी, चंदा इस सर्कस में क्यों आई है? और अभी तो सर्कस तो दिन के समय तो चालू था ही नहीं। सभी कर्मचारी कुछ ना कुछ काम में लगे थे और चंदा तो बिना किसी संकोच के अपनी बैसाखी खटकाती हुई एक तंबू में जा घुसी।